अब आज जो है मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। लेकिन इसके लिए ना आप लोगों के माइंड में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये क्लियर होने चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये मैंने आप लोगों को 3 रूल्स बताए थे फॉर यू कैन से ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको कराया एक मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच होती है लेजर बेस्ड और ट्रेडिशनल अप्रोच होती है यू कैन से जर्नल एंट्री बेस्ड, या फिर एक तरह से याद करने के लिए एक अप्रोच बनाई हुई है या स्टार्ट देने के लिए एक बनाई हुई है कि जब कोई जर्नल से स्टार्ट करता है तो उसको लेजर के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो लेजर एकदम स्टार्टिंग में नहीं बताए जा सकते। लेकिन ये जो डेबिट क्रेडिट के ये रूल्स हैं ये याद करवाए जा सकते हैं। तो एक बार मैं वो ब्रशअप करा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत मुझे अब यहाँ बार बार पढ़नी है। तो एक रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल जो है ये रियल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, रियल अकाउंट्स के लिए। और अगर मॉडर्न अप्रोच में देखें तो रियल अकाउंट मोस्टली असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट करने पर एक असेट बढ़ता है और क्रेडिट करने पर एक असेट कम होता है। तो ये एक तरह से कम्स इन और ये गोज आउट। ठीक है, फिर है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होता है रूल, पर्सनल अकाउंट्स पे। अब पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ना 2 तरह के लोग आ जाते हैं, एक डेटर्स और एक क्रेडिटर्स। डेटर्स के ऊपर असेट वाला रूल अप्लाई होता है और क्रेडिटर्स के ऊपर लाइबिलिटीज वाला रूल अप्लाई होता है। डेटर्स डेबिट करने से बढ़ते हैं, क्रेडिट करने से कम होते हैं, क्योंकि वो एक असेट को रिप्रेजेंट करता है डेटर्स। तो इसमें ये असेट वाला रूल अप्लाई होता है। लेकिन लाइबिलिटीज वाला रूल क्रेडिटर्स के लिए अप्लाई होता है, क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, डेबिट करने से कम होते हैं। लेकिन अगर आप रूल ये वाला फॉलो कर रहे हो ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये असेट और लाइबिलिटी के डेटर्स या क्रेडिटर दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकता है ये रूल। इस रूल से मतलब एक तरीके से मतलब असेट लाइबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है ये रूल। कैसे ये मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंट्रो मतलब का इंट्रो देना है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। फिर एक रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर एक एक्सपेंसेस का लेजर है और एक इनकम्स का लेजर है। एक्सपेंसेस डेबिट करने से बढ़ते हैं, इनकम क्रेडिट करने से बढ़ती हैं, इसलिए दोनों की प्लस साइड, एक की डेबिट और एक की क्रेडिट है। और एक्सपेंस क्रेडिट करने से कम होता है, इनकम डेबिट करने से कम होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? और एक रूल रह गया कैपिटल का, वो लायबिलिटी वाला ही है, प्लस माइनस, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। वैसे तो कैपिटल भी एक तरह से
पर्सनल अकाउंट में आ जाती है, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ओनर, और ओनर की लगाई हुई कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वो है, क्या नाम है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस होती है, तो इसलिए ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? Yes. आर्यन, निकिता? Yes, sir. ओके, तो ये थी वो बातें जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अब तक सबको क्लियर भी हो चुकी होंगी। अब मैंने बोला ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ठीक है, फॉर ₹10,000। ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000। तो अब मुझे बताओ कौन, मतलब किसकी बुक्स में कौन डेटर है क्रेडिटर है, वो चीज आप लोग बताओ। बोलो। सर ए की बुक में बी डेटर है। अगर हम बुक्स ऑफ ए बना रहे हैं तो उसमें आपने क्या बोला? कि सर ए की बुक्स में बी डेटर है उसका। राइट, एंड व्हाट अबाउट बुक्स ऑफ बी? सर ए क्रेडिटर है उसके लिए, क्यों? क्योंकि सर उसने उधार लिया है उसके टाइप में। तो उसने गुड खरीदे मगर उसकी पेमेंट नहीं की। बी ने गुड्स खरीदे हैं ए से और पेमेंट अभी करनी है, तो बी की बुक्स में ए क्रेडिटर है, यही ना? जी सर। हाँ जी सर। तो मुझे बताओ, इन द बुक्स ऑफ ए, जब हम बी की बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, तो उस केस में इसके ऊपर मॉडर्न अप्रोच का कौन सा रूल अप्लाई होगा? Asset. असेट वाला। क्या आपने कहा ना ये डेटर है और डेटर्स तो असेट्स होते हैं, तो इसका मतलब इसमें असेट वाला रूल अप्लाई होगा। तो डेबिट करने से ए की बुक्स में बी नाम का डेटर इंक्रीज होगा, क्रेडिट करने से डिक्रीज होगा। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल या यूं कह लो कॉमन सेंस की बात है। हालांकि जब हम जर्नल बनाएंगे तो हम अक्सर ये वाला रूल नहीं सोचते। जब मैं बुक्स ऑफ ए के अंदर आपको पहली जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलूंगा, ए ने गुड्स बेचे बी को, तो आप एंट्री बनाओ पहली, तो आप एंट्री बनाओगे बी टू सेल्स, ये एंट्री बनती है बी टू सेल्स। अब कोई पूछेगा बी को डेबिट क्यों किया, तो स्टूडेंट रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्योंकि यहां पर गुड्स को रिसीव करने वाला कौन? बी, इसलिए बी इज द रिसीवर। शुरू से हम अपने दिमाग में बातों को ऐसे सेट करते आए हैं और अब काफी हद तक सेट हो भी चुकी है। लेकिन एक तरफ आप ये भी सोच सकते हो कि यार बी हमारी बुक्स में डेटर है, और अगर बी ने हमसे उधार लिया है यानी कि मैंने बी से पैसे लेने हैं, तो मेरा एक डेटर इंक्रीज हो गया। मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं।
और जब मेरा डेटर डिक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा उसे, लेकिन जब इंक्रीज होगा तो मैं डेबिट करूंगा। तो डेटर डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से कम होता है, ये बात ध्यान रखना। अब आप चाहे उसको असेट का रूल सोचो, चाहे आप डेबिट द रिसीवर कहो, लेकिन लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि बी ने हमें पैसे दे दिए, तो क्या एंट्री होगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। तो बुक्स ऑफ ए में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी, यही होगी ना? ये यस सर, Yes. यही होगी। अब अब बी कौन है? The giver. इसका मतलब है पहली ट्रांजैक्शन में बी एक रिसीवर का रोल प्ले कर रहा था, दूसरी ट्रांजैक्शन में बी एक गिवर का रोल प्ले कर रहा है, राइट? यही मतलब हुआ ना? Yes. लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैंने अपने डेटर को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि मेरे पास उससे पैसे आ गए तो मैंने डेटर्स को कम कर दिया, ये भी तो बोल सकता हूं। यानी कि अगर मेरा एक डेटर बढ़ रहा है तो मैं उसे डेबिट करूंगा, लेकिन अगर मेरा एक डेटर कम हो रहा है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। द रिवर्स ऑफ डेबिट इज क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने पहले उधार दिया, अब मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो जब मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मतलब मेरा डेटर कम हो गया ना, यानी कि मैंने अब उससे पैसे नहीं लेने, क्योंकि उसने दे दिए। यही मतलब हुआ ना? तो इसका मतलब पहले मैंने अपनी बुक्स के अंदर बी को इंक्रीज किया एज अ डेटर, और अब डिक्रीज किया एज अ डेटर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Yes. अब यही कहानी हम बुक्स ऑफ बी में सोचते हैं। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस ट्रांजेक्शन को बोलो। अगर मैंने बोला है ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो उसको बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोलेंगे? Purchases account debit to A. ट्रांजेक्शन बोलो पहले। बी परचेज्ड Purchase goods from A. फ्रॉम ए, ठीक है ना? हाँ जी कविश बोलो। यार आप ऊपर आओ ना, रात टाइम देखो। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, वही जब जाके बोलो। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बी की बुक्स के अंदर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बोलेंगे बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए। तो ए एक क्रेडिटर है, तो हमारी पहली एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, यही बनती है ना? अभी आपने ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर हमने उससे गुड्स खरीदे मगर उसको पेमेंट नहीं की।
हाँ, तो बहुत बच्चे मुझे रीजन लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बहुत बच्चे मुझे रीजन में बोलते हैं क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और अदरवाइज हम ये भी रूल लगा सकते हैं कि अगर एक लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो वो बढ़ती है, ठीक है। और मतलब हमारी बुक्स में, हमारी मतलब बी की बुक्स में, इस टाइम मैं बी बनकर बोल रहा हूं, तो मैं हमारा वर्ड जो है वो बी के लिए यूज कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। कभी मैं ए बन जाऊंगा, कभी मैं बी बन जाऊंगा, धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत डलवा दूंगा और आपको भी आदत हो जाएगी। जब आप बी की बुक्स में हो तो बी बनकर सोचो, जब ए की बुक्स में हो तो ए बनकर सोचो। और जिसको ये सोचना आ गया उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज जस्ट सिंपल जर्नल एंट्रीज जो बहुत आसान है बनानी, याद भी हो जाती हैं ये तो वैसे, मगर फिर भी समझकर याद की हुई चीज को याद करना नहीं कहते, बट वैसे ये याद हो जाती है। बाद में लोग रीजन सोचना ही छोड़ देते हैं, शुरू शुरू में सोचते हैं, बाद में नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें आप क्रेडिट द गिवर भी कह सकते हो और लाइबिलिटी वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल जो है वो एक एसेट यानी कि डेटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और एक लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हर डेटर किसी ट्रांजैक्शन में रिसीवर भी हो सकता है और किसी में गिवर भी हो सकता है। ऐसे ही हर क्रेडिटर किसी ट्रांजैक्शन में गिवर भी हो सकता है और किसी में रिसीवर भी हो सकता है। तो यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रिप्रेजेंट्स every personal account whether it is a debtor or a creditor. जितनी देर की क्लास लेनी है उतनी देर के लिए चार्जर नहीं चाहिए, इसलिए मैं लेके ही नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई? बात क्लियर हुई जो मैंने कही? यस। यस सर। यानी बहुत सिंपल सी बात है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आप ये वाली चीज दोनों केसेस में सोच सकते हो, फॉर अ डेटर एंड अ क्रेडिटर, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन थिंक लाइक दिस कि मेरा एक असेट बढ़ गया, एक असेट कम हो गया, या फिर मेरी एक लायबिलिटी बढ़ गई, एक लायबिलिटी कम हो गई। समझ गए? तो मैं अभी आपसे जब जर्नल डिस्कस करूंगा इसकी, तो मैं कभी मॉडर्न अप्रोच का सहारा लूंगा और कभी ट्रेडिशनल अप्रोच का। मतलब मैं कोई भी रूल अप्लाई कर सकता हूं, जो जैसे इजीली समझ में आ जाए वैसे अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे तो याद ही हो जाती हैं चीजें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? अरे क्या गड़बड़ हो गई है यार। हाँ, देखो आपके सामने क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा है? हाँ Yes. जी सर, दिख रहा है। क्वेश्चन है, on 1st January 2016 A sold goods to B, ठीक है ना? A sold goods to B for ₹30,000, यानी कि 30,000 रुपए के गुड्स ए ने बी को बेचे। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो बी ने ए से कहा कि मैं ना आपको पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पैसे कुछ टाइम बाद दूंगा। लेट्स से बी कहता है ए से कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दूंगा। ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? सर या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। सर वो बिल पेपर नहीं, आर्यन ने ठीक बोला। या तो वो उसकी बात मान जाएगा या तो मना कर देगा कि भाई मेरे को 3 महीने के बाद पैसे नहीं चाहिए, अभी देता है तो बात कर, नहीं तो किसी और के पास चले जाओ। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं गुड्स ए तो मैं ही हूं, अगर मैं गुड्स बी को बेच रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने बी की बात मान ली है, इसलिए मैं उसको गुड्स बेच रहा हूं। अगर मैं उसकी बात नहीं मान रहा होता तो मैं उसको गुड्स नहीं बेचता। इसका मतलब मैं उसे 3 महीने का या 2 महीने का या 4 महीने का, जितने महीने वो मांग रहा है उतना उधार देने को तैयार हूं। ओनली देन दिस ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, जब दोनों पार्टीज एग्रीड हों ऑन द सेम कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन लेकिन होता क्या है, ए मान तो गया, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बी बाद में कहेगा नहीं कि भाई मैंने तो आपसे कोई गुड्स लिए ही नहीं उधार में। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक रिटर्न मतलब जिसको हम लोग बिल कहेंगे, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें ये लिखा जाता है, पे ₹30,000 टू द बियरर ऑफ दिस बिल आफ्टर 4 मंथ्स। जैसे मान लो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 4 मंथ्स लिखे हुए हैं, तो मैं 4 मंथ्स बोल रहा हूँ, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में मैं कुछ भी डाल दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ, सर अगर क्वेश्चन में टाइम लिमिट गिवन ना हो तो? ऐसा नहीं होता कभी। ये तो महीने तो वो बताएगा ही, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। या फिर उस क्वेश्चन में डेट का ही कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो बात अलग है कि मतलब मुझे क्योंकि आपसे जनरल एंट्रीज में डेट डलवानी है, तो उस डेट के लिए मैं आपको मंथ तो बताऊंगा, तभी तो आप डेट कैलकुलेट करोगे। अब मान लो 1, 2, 3, 4 महीने के बाद एक ड्यू डेट आएगी जब मुझे उसके पैसे मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। जब मुझे उसके पैसे मिलते हैं तो वो ड्यू डेट तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, कि मुझे पैसे कब मिलेंगे। समझे बात? देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल। तो ये ड्यू डेट, मैं आपसे पूछूंगा ड्यू डेट क्या है, तो आपको ड्यू डेट निकालने के लिए मंथ तो पता होने चाहिए ना कि कितने महीने का बिल था। तो 4 महीने का था तो 4 महीने बाद की ड्यू डेट तो होगी। आप लोगों ने कभी अपने मोबाइल को प्रीपेड कनेक्शन को रिचार्ज करा है?
किया है रिचार्ज आर्यन, या पोस्टपेड मोबाइल यूज करते हो? नहीं सर, प्रीपेड है। तो जब आप उसके अंदर 1 मंथ का रिचार्ज कराते हो, जो कि इफेक्टिवली एक्चुअली 28 डेज होते हैं शायद, है ना? ये सर 28 डेज होता है, एक तो महीने। 28 डेज बाद की डेट तो एक होती है ना कि भाई इस दिन मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब आज के यस दिन सर। 28 दिन काउंट करने के बाद 29वें दिन मेरा वो मतलब फोन की आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएंगी। यस ठीक है, सर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ड्यू डेट होती है, जो ड्यू डेट एग्जैक्टली तभी निकाली जा सकती है जब मेरे पास 4 महीने या टाइम है। 2 महीने कुछ गिवन हो। अगर वो गिवन नहीं होगी तो मैं डेट नहीं डाल सकता क्वेश्चन में। ठीक है, खैर मैं जो यस बता सर। रहा था वो ये बता रहा था, ए ने बी से एक बिल बनाकर उस पे साइन करवा लिया और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय बी। बी के एक्सेप्ट करने का मतलब है कि बी इसके ऊपर साइन करके ए को दे देगा, इस बिल के ऊपर ए का भी पूरा एड्रेस आएगा, बी का भी पूरा एड्रेस आएगा, यानी कि दोनों पार्टीज का एड्रेस होगा पूरा पूरा, और इसके ऊपर बी साइन करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसके बिहाफ पे ए क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट को दिखा के कि देखो मैंने बी से पैसे लेने थे। तो कल को अगर बी पैसे नहीं देगा तो मैं केस कर सकता हूं इस डॉक्यूमेंट के बेस पे बी के ऊपर। समझे? तो इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम बिल कह रहे हैं, इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम बिल कह रहे हैं। और इसको बनाया किसने? बी ने। नहीं, गलत। सर बी तो बनाएगा सर, बी तो बिल देगा। गलत गलत गलत। ए ड्रॉज द बिल एंड बी एक्सेप्ट्स द बिल। समझे बात आप मेरी? सर बी ने तो गुड्स खरीदे मगर। हाँ, तो बेचने वाला बिल बनाएगा। ए ने गुड्स बेचे बी को, पैसे किसको लेने हैं? ए को। तो ए ही वो बिल बनाएगा ना। ए बिल बनाएगा बी के ऊपर और बी से कहेगा इसको साइन कर, और साइन करके मैं रख लूंगा इसको, मतलब ए रख लेगा इसको साइन करवा के। समझे? हाँ जी सर। तो ए जो बिल को ड्रॉ करता है उसको कहते हैं ड्रॉर। पहले ही बोल गया बात। ड्रॉर। अबे ये क्या हो गया? ठीक है, ड्रॉर। और बी ने बिल को एक्सेप्ट किया तो बी को क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे एक्सेप्टर या फिर बोलेंगे ड्रॉई। ड्रॉई, DRAWEE, ड्रॉई। ड्रॉर एंड ड्रॉई। देखो मैंने क्वेश्चन में बोला ऑन January 1, 2016 A sold goods to B for 30,000 and draws a bill for 4 months which is accepted by B। बात समझ में आई? आई समझ में बात? Yes, sir. ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल। ये जो वर्ड यूज किया है ऑनर्ड द बिल, इसका मतलब है ड्यू डेट पर बी ने पैसे दे दिए। अगर नहीं दिए होते तो उसको कहते डिसऑनर्ड। ऑनर और डिसऑनर्ड दो बातें होती हैं। ऑनर्ड द बिल मतलब पैसे दे देना,
यानी कि अपने साइन किए हुए बिल का को ऑनर करना, मतलब उसके फेवर में चलते हुए 4 महीने बाद चुपचाप पैसे दे देना, उसे कहते हैं ऑनर करना। और अगर डिसऑनर करना है तो इसका मतलब है कि मैं मुकर गया, मैं नहीं दे रहा पैसे, यानी कि साइन तो मैंने किए थे लेकिन मैंने पेमेंट नहीं करी 4 महीने के बाद, उसे कहते हैं डिसऑनर कर दिया। तो फिर मैं केस करूंगा बी के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. तो बेसिकली इस Yes, पूरी sir. कहानी के अंदर 2 मेजर पार्टीज होती हैं, एक ए जिसको ड्रॉर कहते हैं और एक बी जिसको ड्रॉई कहते हैं। ड्रॉर ड्रॉई। तो यहां पर मैंने बोला है जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, यानी कि ए। ये तो खैर मैंने ब्रैकेट में ए लिख दिया है, तो समझ तो आप जाओगे कि ए की बुक्स बनानी है, लेकिन लेकिन कायदे से क्वेश्चन के अंदर वो बी की बुक्स भी मांग सकता है, वो ए की बुक्स भी मांग सकता है, वो दोनों की बुक्स भी मांग सकता है, यानी कि डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मार्क्स 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो मैंने क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी देखा हुआ है, 6 में भी देखा हुआ है, 4 में भी देखा हुआ है, 3 में भी देखा हुआ है। मतलब अलग अलग स्कूलों के अंदर डिपेंड करता है, क्वेश्चन छोटा बड़ा बना देते हैं तो वो उसके मार्क्स प्लस माइनस कर देते हैं, और वो खाली एक पार्टी की बुक्स मांगते हैं, दोनों की मांगते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? Yes, सर अभी दोबारा ज्वाइन करनी है मीटिंग? नहीं, मैं एक्चुअली मतलब गुड़गांव में हूँ, तो मैं लैपटॉप उठा लाया था, मैं किसी के घर आया हूँ, पर आज मैं क्लास ऑफ नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने ले ली। कल करेंगे थोड़ी बड़ी क्लास। आज तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बट कल मैं डेफिनेटली डबल क्लास लूंगा। ये टॉपिक भी हम लोग एक तरह से पूरा कंप्लीट काफी हद तक डिस्कस करेंगे कल। ठीक तो है, सर क्लास कब होगी, कितना टाइम हो गया टाइम अप्रोक्स? मैं बता दूंगा, अभी अभी थोड़ी देर में मैसेज कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है।